नजमुल साकिब साहब, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट को लेकर आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं? आपको लगता है कि फाइनली हमारे आइन को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा? पहले तो ये तय कर लीजिए रामीन के आइन के कौन से हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ करना है इन्होंने। आइन तो बेचारा लुटा पिटा पड़ा हुआ है किताब की शक्ल में, उसको देखता कौन है? पहले तो ये फैसला कर लें वो कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ से मुराद उनकी है क्या। क्या वो ये चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आ जाए तो ये आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा, या अचकज़ई साहब को उनका वो जो गुमा हुआ मैंडेट है वो मिल जाए तो आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा। देखिए, सियासी इस्तेहकाम की आपने बात की है रामीन जी। दो तरीके से सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। पहला ये है कि सही मानों में इंसाफ हो, दूसरा ये है कि बर्दाश्त का एलिमेंट पैदा हो, एक दूसरे को हम लोग बर्दाश्त कर सकें। ना इस वक्त इंसाफ होता नज़र आ रहा है, ना ही कोई एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहा है। लिहाजा सियासी इस्तेहकाम की तो बात ही ना करें, सिर्फ बयानबाजियां हो रही हैं। और ये सियासी बयानबाजियां ये नहीं है कि नहीं होती, दुनिया भर में होती हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानबाजियां हो रही हैं। मैं चंद मिसालें आपके सामने रखता हूँ जी। आरिफ अलवी साहब ने आज फरमाया कि पीटीआई का मैंडेट बहाल होना चाहिए जी। कैसे बहाल होना चाहिए, इसका ना उनको पता है, ना पीटीआई वालों को पता है, ना ही किसी को पता है। वो फॉर्म 45 लेके नवाज शरीफ साहब की अभी आपने बात की, वही नवाज शरीफ, वो घूमने दे उनको, उसका कोई अंत नहीं है। नवाज शरीफ साहब की आपने बात की, वो फरमाते हैं कि मैं इमरान की मदद कर सकता हूँ, कोई ग्रैंड डायलॉग वगैरह होगा। कैसे? वो तो आपसे बात ही नहीं सुनता, वो तो आपकी बात ही नहीं करना चाहता, वो तो आपको पता नहीं आपको क्या क्या अलकाबात से नवाजा हुआ है उसने। आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए सड़कों पर आने वाले जो लोग हैं, 8 फरवरी के इलेक्शन को, उसके रिजल्ट को वापस कराने का मतलब ये ले रहे हैं कि ये वापस आ जाए। भाई कैसे आएगा, कैसे आएगा? तो ये सिर्फ सियासी बयानबाजी। आगे चलिए, पार्लियामेंट में बैठे बगैर मसाइल का हल ढूंढ रहे हैं। पार्लियामेंट में कोई जा नहीं रहा, उसके बाहर बयान, टीवी स्क्रीन, ये वो हो रहा है। पार्लियामेंट में बैठे बगैर क्या मसाइल हल होंगे, कैसे होंगे, ज़रा बता दीजिए। ठीक है। अदालतों पे आ जाते हैं। जब तक हमारी मर्जी के फैसले नहीं आएंगे तो अदालतें आपकी मर्जी के, किस किस की मर्जी के फैसले आएंगे? तो अदालतों से मर्जी के फैसले आएंगे। कैसे आएंगे? ठीक है। आगे चलिए। इस्टेब्लिशमेंट को सियासी अखाड़े में घसीटा जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है जी कि आप अपना वो रोल अदा करें जिसके बारे में किस मिन हैसुल कौम सारे सियासतदान कहते हैं कि जी आप सियासत से दूर रहें। कैसे रोल अदा करेगी वो? तो ये आपने नोट किया कि मैंने मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बताया, और उसमें आपने सियासी बयानबाजियां चल रही हैं। सियासी बयानबाजियां हमारा कौमी खेल बन चुका है। सही बात है। दरियासना क्या हो रहा है कि लड़खड़ाती हुई एक हुकूमत है जिसके पाँव में मोच है, जिसके सर पे पट्टी बंधी हुई है और आईएमएफ के हुक्म के ताबे है, और जो कुछ वो कहेगा आईएमएफ वो करते रहेंगे। तो मुझे ये बताइए कि ये कश्ती भंवर से कैसे निकलेगी इस वक्त? की आखिरी बात जी, हकीकी मानों में अगर आपने देखना है, हकीकी मानों में कि कोई सियासी इस्तेहकाम आएगा, उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी। मेरा तज्जिया ये कह रहा है कि उस ब्रेकिंग न्यूज़ को, जिसका मुझे, आपको, हम सबको, पूरी आवाम को इंतज़ार है कि ये फ़ज़ा खुलेगी, ये बादल छटेंगे, ये हालात जो हैं वो इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे। मुझे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नज़र नहीं आ रही। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बेयकीनी किसी कैफियत नज़र आ रही है जो कि 8 फरवरी से पहले बहुत ज़्यादा थी, और ये तासुर था कि इलेक्शन होंगे। इलेक्शन होने के बाद गंभीरता बढ़ गई है। इलेक्शन होने के बाद बेयकीनी ने एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर ली है जिसमें दुनिया का कोई शख्स, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे पाकिस्तान के बाहर है, उससे पूछिए कि क्या इसका कोई हल आपको नज़र आ रहा है। आप इमरान खान की बात मानेंगे तो ये शहबाज शरीफ को घर भिजवा देंगे। आप अगर मौलाना फजलुर रहमान की बात मानेंगे तो उनकी जगह कैसे बनाएंगे? इलेक्शन तो हो चुके। आपने अगर इस्तेहकाम पार्टी की बात करनी है, उसके बारे में तो फैसला हो गया। आप किसी चीज़, किसी हवाले से देख लीजिए। बॉटम लाइन क्या निकली? अगर आपने वाकई सियासी इस्तेहकाम
हकीकी मानों में करना है, जो कि ग्राउंड रियलिटीज, जो ज़मीनी हकायक हैं वो इसके बिल्कुल मुनाफी हैं। अगर आपको चाहिए तो आपको एक इंसाफ करने वाला इदारा या इंसाफ करने वाला शख्स चाहिए जिसके पास ताकत हो और वो सही मानों में इंसाफ का तराजू उसके हाथ में हो, या सियासतदान आपस में फैसला करें कि भाई अगले आदमी की भी जो है ना उसकी भी कुछ यानी कंट्रीब्यूशंस हैं, उसका भी कुछ हक बनता है, और बर्दाश्त का पहलू जो है वो किसी तरीके से आपके मुआशरे में सरायत करें। नजमुल साकिब साहब, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो मामला है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्या ब्यूरोक्रेसी वाहिद मसला और ब्यूरोक्रेसी की रिप्लेसमेंट इंटरनेशनल कंसल्टेंट से वाहिद हल यही है? देखिए रामीन, आउटसाइड द बॉक्स सोचना बड़ा अच्छा होता है। आउटसाइड द बॉक्स सोचते हैं। मेरा शुरू से ये रहा है कि बड़ी अच्छी बात होती है आउटसाइड द बॉक्स सोचना, लेकिन उसके लिए सबसे पहला कदम ये है कि आपने इनसाइड द बॉक्स सारा देख लिया है। हाँ। एकदम से ही आप आउटसाइड चले जाते हैं। मैं उसकी मिसाल इस तरह से दूंगा, ये जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। जी। एकदम से ही आपने कहा कि जी तमाम की तमाम ब्यूरोक्रेट्स, तमाम फेडरल सेक्रेटरीज 21-22 ग्रेड के लोग जो हैं वो नाअहल हैं या जुम्बश कलम। अब ये कि दो वजूहात उसकी मुझे नजर आती हैं कि यानी ये जो इस वक्त की ब्यूरोक्रेसी है वो क्यों इस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही। सबसे पहले है बेदिली। आपने ब्यूरोक्रेट्स को इस तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, इसको इधर से उठाओ, उसको उधर से उठाओ, इसको घर भेजो, यानी बस भी चलता है। पहली हुआ बेदिली, वो किसके लिए काम करें। नंबर दो ये है कि आप जब अपॉइंटमेंट करते हैं, जब किसी जगह पे बिठाते हैं किसी शख्स को, तो उस वक्त आपका सामने मतबाए नजर क्या होता है, आपका क्राइटेरिया क्या होता है। क्राइटेरिया ये होता है ये साड़ी गल मनेगा कि नहीं, ये साड़ी पार्टी वास्ते कितना ये यानी हमारी पार्टी के लिए काम करेगा, वहां पे क्वालिफिकेशन कौन सी देखी जाती है। तो आउटसाइड द बॉक्स सोचने से पहले जरा इनसाइड द बॉक्स भी देख लेते हैं। अब आगे चलते हैं, फटाफट मैं बताऊंगा कि इस वक्त की जो लॉट है ना आपकी ब्यूरोक्रेसी में, वो जो किसी जमाने में CSP होते थे, फिर उसके बाद DMG पता लगा, अब आजकल PAS ग्रुप है। ज्यादातर ये फेडरल सेक्रेटरीज के होते हैं। आप जरा देखें तो सही अपने आसपास, आपको बहुत सारे लोग ऐसे नजर आएंगे जिन्होंने माजी करीब में कुछ ऐसा करके दिखाया है। मैं मिसाल देता हूं, लाहौर में बैठे हैं सरदार अहमद नवाज सुखेरा, पूछें जाके किसी से कि और उनसे पूछें निजकारी होती क्या है। कराची में बैठे हैं यूनुस ढागा साहब, बात करें ना उनसे तरले मिनते करके बुलाएं उनको। उसके बाद शाहिद तारड़ आपके पास हैं। आपको फॉरेन पॉलिसी में मसाइल पेश आ रहे हैं, आपके इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डिप्लोमेट इनामुल हक बैठा हुआ है। आप पूछे तो सही जाके, आप इनसाइड द बॉक्स देखे तो सही। चलिए, ये तो मेरे सारे दोस्त थे, मेरे सारे मेहरबान थे। आपको इतना भी नहीं पता कि आपके पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट्स को छोड़े ना, ऐसे ऐसे हीरे मौजूद हैं प्राइवेट सेक्टर में, ऐसे ऐसे हीरे मौजूद हैं आपके यूनिवर्सिटियों में, आपके इंस्टीट्यूट्स में, जिनको आप बुला सकते हैं और कम तनख्वाह पे आप उनसे काम ले सकते हैं। लेकिन हमने ये भी नहीं करना, और हमने सीधा फॉरेन उसमें सिर्फ इस वक्त की आखिरी बात, ये जो आप फॉरेन फर्म्स को ले रहे हैं रिलैक्सेशन कानून में वगैरह करके, मुझे ये बताइएगा इसका क्राइटेरिया क्या होगा, कौन चुनेगा इनको और किस तरीके से चुनेगा, क्या ट्रांसपेरेंट होगा ये मामला। नंबर दो वफाकी सेक्रेटरियों को जब आप पोस्ट करते हैं तो क्या आप अपना क्राइटेरिया बदल रहे हैं? क्या सियासी वाबस्तगी के बाद अब उनकी कॉम्पिटेंस आएगी? फिर ये है कि जो मुतल्लका वज़रा हैं, मसलन अगर यानी एनर्जी और पावर के हैं, क्या उनके पास उस फील्ड की डिग्री होनी जरूरी है? तो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को देखेंगे कि वफाकी वज़रा को भी देखेंगे? उसके बाद ये है कि पाकिस्तान में कौन कहता है कि सरमायाकारी की जरूरत नहीं है, कौन कहता है कि SIFC जो है एक बेहतरीन वन विंडो ऑपरेशन आपको मिला है। अब ये कि इसको करने के लिए थोड़ा सा जरा तहम्मुल मिजाजी का भी मुजाहरा करना चाहिए, और वो ये देखना चाहिए कि हम अचानक आउटसाइड द बॉक्स सोचना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा इनसाइड द बॉक्स सोचे, आपको पता लगेगा कि मिकी आर्थर ही नहीं है यहाँ पे बहुत सारे और लोग हैं, आपके लोकल कोचेज हैं। सिर्फ ये है कि ज़रा थोड़ा सा इंसाफ, थोड़ी सी ज़रा यानी कुछ ऐसा कि भाई ज़रा मेरिट देख लें, ज़रा अगर आपने काम करवाना है, अगर आपने काम चलाना है
तो चलाते रहिए, इसी तरह से चलता रहेगा।